मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स। डेट है आज की 16 दिसंबर। तो देख लेते हैं, पहला हमारा टॉपिक है वुमेन जजेस। तो देखिए, रिसेंटली क्या हुआ कि हमारे जो चीफ जस्टिस हैं एन वी रमना, तो इनके द्वारा कहा गया कि हम जो है वो वुमेन जो जजेस हैं उनकी संख्या जो है वो सुप्रीम कोर्ट में और बढ़ाएंगे और इंक्रीज़ करेंगे। तो हम बात करते हैं अभी इंडियन जुडिशरी में महिलाओं की क्या स्टेटस है, क्या पोजीशन है अभी देखने को मिलती है। तो देखिए, हमारे सुप्रीम कोर्ट के 71 साल के हिस्ट्री में जो है केवल अभी 8 महिलाएं ऐसी हैं जो सुप्रीम कोर्ट में जज जो है बन पाई हैं। इसमें से जो पहली महिला जज थी वो फातिमा बीवी थी, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होने के बाद जो है और इनकी नियुक्ति जो है फातिमा बीवी की नियुक्ति जो है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होने के 39 ईयर्स के बाद हुई थी, ठीक है। तो अभी 71 ईयर्स की हिस्ट्री में केवल और केवल 8 महिला जजेस जो है सुप्रीम कोर्ट में प्रेजेंट हैं। अगर टोटल बात करें हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को मिला करके, तो जो टोटल स्ट्रेंथ है महिलाओं की वो 1113 होनी चाहिए। लेकिन अभी 1113 की जगह सिर्फ और सिर्फ 80 महिलाएं जजेस ही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट टोटल मिला के प्रेजेंट हैं। और 6 हाई कोर्ट्स ऐसे हैं, जैसे मणिपुर, मेघालय, पटना, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड में ये ऐसे हाई कोर्ट्स हैं जहाँ पे वुमेन जजेस की संख्या है ही नहीं, ठीक है। वहाँ वुमेन जजेस जो है एब्सेंट है। अब बात करते हैं क्या बेनिफिट है ऑफ डिलीवरी एंड जेंडर रिप्रेजेंटेशन सुप्रीम कोर्ट। तो जो मीन्स अगर महिलाओं की संख्या जो है एक जो जेंडर इक्वालिटी की हम बात करते हैं तो उसका क्या जो है बेनिफिट होगा सुप्रीम कोर्ट में। द एंट्री ऑफ वुमेन जजेस इनटू स्पेसेस फ्रॉम विच दे हैड हिस्टोरिकली बीन एक्सक्लूडेड हैज़ बीन अ पॉजिटिव स्टेप इन द डायरेक्शन ऑफ जुडिशरीज बीइंग परसीव्ड एज बीइंग मोर ट्रांसपेरेंट, इंक्लूसिव एंड रिप्रेजेंटेटिव। देखिए, हम लोग जो है वुमेन इक्वालिटी की जो है बात करते हैं, जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं, तो यहाँ पे एक ज़रूरी स्टेप होगा, क्योंकि जुडिशरी में भी जो अभी देखा जाएगा तो जुडिशरी में जो है पुरुषों के अपेक्षा महिलाओं की जो संख्या है वो बहुत कम देखने को मिलती है। तो इनका हमको एक यहाँ पे इक्वल रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलेगा अगर हम इनकी संख्या को बढ़ाते हैं। तो यहाँ ये भी जो है एक अच्छा जो मैसेज है वो लोगों को जाएगा कि जुडिशरी में भी एक जो रेशियो है मैन और वुमेन का वो लगभग लगभग सेम है, लेकिन अभी जो रेशियो वो बहुत कम है। By their mere presence, women judges enhance the legitimacy of courts, सेंडिंग अ पावरफुल सिग्नल, ठीक है। केवल उनके प्रेजेंस से ही ना लोगों को बहुत पावरफुल जो एक सिग्नल जाएगा दैट दे आर ओपन एंड एक्सेसिबल टू दोज हु सीक रिसोर्स टू जस्टिस, कि ये जो मीन्स जो हमारे कोर्ट्स हैं वो सबके लिए जो है वो समान है, वो सबके लिए खुले हुए हैं, जस्टिस के लिए वो खुले हुए हैं, सबके लिए समान फेयर जो जस्टिस यहाँ पे मिलेगा। दे कुड कंट्रीब्यूट फार मोर टू जस्टिस देन इम्प्रूविंग इट्स अपीयरेंस। दे ऑल्सो कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, और वो डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी में भी उसके इम्प्रूवमेंट में हेल्प करेंगी, दस टू क्वालिटी ऑफ जस्टिस itself। और कहीं ना कहीं जो हमारी जस्टिस की जो क्वालिटी है वो भी इम्प्रूव होती हुई हमें दिखेगी। by elucidating how laws and rulings can be based on gender stereotypes or how they might have a difficult impact on women and men, a gender perspective enhances their fairness and adjudication। तो देखिए, अगर ये जो जो ये जेंडर का जो डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है, अगर ये दूर होता है तो कहीं ना कहीं जो लोगों का जो ध्यान है उसके प्रति जाएगा और एक अच्छा मैसेज लोगों के पास जाएगा। वुमेन जजेस ब्रिंग दोज लाइव एक्सपीरियंसेस टू देयर जुडिशियल एक्शंस, एक्सपीरियंसेस दैट टेंड टुवर्ड्स अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव एंड एम्पैथेटिक पर्सपेक्टिव। और जो महिला जजेस होंगी तो अपने एक तरह से लाइफ एक्सपीरियंस के थ्रू भी जो वो है एक उनका एक अच्छा पर्सपेक्टिव जो है बन सकता है। इम्प्रूविंग द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन कुड गो अ लॉन्ग वे टुवर्ड्स अ मोर बैलेंस एंड एम्पैथेटिक अप्रोच इन द केस इन्वॉल्विंग सेक्सुअल वायलेंस। और जहाँ पे सेक्सुअल वायलेंस के जो केसेस हैं वहाँ पे और एक एम्पैथेटिक अप्रोच के से जो है आगे बढ़ा जा सकता है। बात करते हैं क्या चैलेंजेस हैं महिलाएं जो महिला जजेस हैं अगर वो जुडिशियल में एंट्री करना चाहती हैं तो उनके लिए क्या चैलेंजेस उनको फेस करने पड़ते हैं। जो सबसे बड़ा बैरियर है वो है डिस्ट्रिक्ट जजेस का रिक्रूटमेंट, ठीक है। क्योंकि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू जो है डिस्ट्रिक्ट जज वगैरह बनते हैं। तो पहले जो है लॉयर्स होने की आवश्यकता है, पहले जो है अगर आप डिस्ट्रिक्ट जज बनना चाहते हैं तो आपको वकील होना पड़ेगा, ठीक है। तो लॉयर्स नीड टू हैव 7 years ऑफ कंटिन्यूस लीगल प्रैक्टिस। तो 7 साल की जो है लगातार जो है कंटिन्यूस लीगल प्रैक्टिस होना चाहिए, और आपकी एज जो है वो 35 से 45 साल के बीच की एज होनी चाहिए। और यही एक डिसएडवांटेज है महिलाओं के लिए यहाँ देखने को हमें मिलता है, क्योंकि इस उम्र तक आते आते जो है ज़्यादातर महिलाओं की जो शादी हो जाती है और उसके बाद वो काम करती नहीं है, तो इसीलिए हमें ये देखने को मिलता है। द लॉन्ग एंड इनफ्लेक्सिबल वर्क ऑफ हावर्स इन लॉ कंबाइंड विद फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। उसके अलावा लॉ के क्षेत्र में काम में जो है ज़्यादा समय देना पड़ता है, और वहीं उनको फैमिली की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी उनको निभानी है उसके साथ साथ ही। तो इसीलिए
बहुत कम हमें यहाँ महिलाओं की जो संख्या वो देखने को मिलती है। फोर्स मेरी वुमेन टू ड्रॉप आउट द प्रैक्टिस, और कुछ महिलाओं को जो है फोर्सली जो है ड्रॉप आउट करवा दिया जाता है, उनकी जो जॉब वगैरह वो छुड़वा दी जाती है। एंड दे फेल टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ कॉन्टीन्यूस प्रैक्टिस, और इसीलिए वो कॉन्टीन्यूस प्रैक्टिस जो है नहीं कर पाती हैं। और यहाँ पे 7 साल की कॉन्टीन्यूस प्रैक्टिस चाहिए, तभी आप जो है एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जो जज हैं वो बन पाएंगे। उसके बाद आप फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पहुँच पाएंगे। तो जब वो एक कॉन्टीन्यूस प्रैक्टिस नहीं कर पाती हैं, इसलिए वो जज बनने के लिए एलिजिबल नहीं होती हैं। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है चार धाम प्रोजेक्ट से। तो चार धाम में यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ ये आते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने देखिए अलाउ कर दिया है। पहले ये चार धाम का जो रास्ता है ये डिसाइड किया गया था कि यहाँ केवल 5.5 मीटर की जो चौड़ी होगी वो रोड होगी, लेकिन बाद में अब जो है डिसीजन लिया गया है कि अब 10 मीटर की तक जो है रोड वो चौड़ी की जा सकती है। बात करते हैं क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। द 3 जज सुप्रीम कोर्ट बेंच मॉडिफाइड इन अर्लीस्ट सितंबर 2020 ऑर्डर। देखिए सितंबर 2020 में 5.5 मीटर चौड़ाई तय किया गया था, लेकिन उसको सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस की बेंच ने जो है उसको चेंज कर दिया है और कहा है कि अब 10 मीटर की चौड़ाई वो रख सकते हैं। ठीक है, तो 899 किलोमीटर रोड नेटवर्क इन उत्तराखंड शुड स्टिक टू ए विड्थ ऑफ 5.5 मीटर फॉर द कैरेज वे। तो स्टार्टिंग में जो है ये कहा गया था कि जो 899 किलोमीटर का ये रोड नेटवर्क है वो सिर्फ 5.5 मीटर का होना चाहिए। लेकिन बाद में इस हाईवे के स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस को देखते हुए कि ये चाइना के बॉर्डर के साथ ये रोड जो है वो कनेक्ट करता है, तो जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसने ये कहा कि यहाँ पे हम इन्वायरमेंटल कंसर्न्स के ऊपर जो है हम एक तरह से अपना जो स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस है उसको हम प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, इट ऑल्सो ऑर्डर द सेटिंग अप एन ओवरसाइट कमेटी, और इसके लिए एक ओवरसाइट कमेटी का गठन किया गया और जिसके जो हेड होंगे वो होंगे हमारे जस्टिस ए के सिकरी, टू इंश्योर दैट द वर्क्स वर एग्जीक्यूटेड इन एन एनवायरमेंटली कॉन्शियस मैनर, ताकि यहाँ ये देखा जाए कि जो भी यहाँ काम होगा वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली होना चाहिए। इनकॉर्पोरेटिंग द रिकमेंडेशन ऑफ ए हाई पावर्ड कमेटी इन दिस रिगार्ड, और इसके संबंध में जो भी कमेटी, जो ओवरसाइट कमेटी है, इसके द्वारा जो भी रिकमेंड किया जाएगा तो उसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाएगा, तभी ये प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो सकता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो फाउंडेशन स्टोन ऑफ द चार धाम प्रोजेक्ट वाज लेड बाय द पीएम नरेंद्र मोदी दिसंबर 2016। देखिए 16 दिसंबर 2016 में जो है ये इस प्रोजेक्ट की जो आधारशिला है वो रखी गई थी। बट द प्रोजेक्ट वॉज चैलेंज्ड ऑन इन्वायरमेंटल ग्राउंड्स, लेकिन इसको इन्वायरमेंटल ग्राउंड्स के बेसिस पे जो है कोर्ट में चैलेंज किया गया और ये कहा गया कि इस प्रोजेक्ट को जो है इन्वायरमेंटल क्लियरेंस जो है वो नहीं मिला है और ये कहीं ना कहीं जो इन्वायरमेंटल लॉज हैं उनका वायलेशन करता है। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल क्लियर द प्रोजेक्ट इन सितंबर 2018। देखिए एनजीटी ने सितंबर 2018 में ही इस प्रोजेक्ट को क्लियरेंस दे दिया, बट इट्स ऑर्डर वॉज चैलेंज, लेकिन इसके ऑर्डर को भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। बीइंग पास बाय द बेंच डिफरेंट फ्रॉम वन दैट हैड द मैटर, सुप्रीम कोर्ट स्टेट द एनजीटी ऑर्डर इन 2018। उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है एनजीटी के ऑर्डर पर जो है स्टे लगा दिया गया। सितंबर 2020 में क्या हुआ कि इट पास एन ऑर्डर ऑन ए रिट पिटिशन स्टेटिंग दैट द हाईवे फॉर चार धाम प्रोजेक्ट शुड नॉट एक्सीड 5.5 मीटर। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया कि जो भी ये प्रोजेक्ट का जो रोड में जो चौड़ाई बनाई जा रही है वो 5.5 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, in a 2018 circular of the Union Road Transport Ministry, but the Defense Ministry had in December that is sought a modification in the order to allow the width to be 10 मीटर। लेकिन जो यहाँ डिफेंस मिनिस्ट्री है उसके द्वारा ये कहा गया कि 5.5 मीटर की जगह जो है हम करीब 10 मीटर चौड़ी रोड बनाना चाहते हैं। द टॉप कोर्ट देन आस्क्ड द हाई पावर कमेटी, फिर जो सुप्रीम कोर्ट ने उसने हाई पावर कमेटी से सलाह ली टू लुक इनटू द कंटेंशंस रेज्ड बाय द सेंटर ऑन द विड्थ ऑफ द हाईवेज। तो हाईवेज के विड्थ को लेकर के जो है वो हाई पावर्ड कमेटी के द्वारा जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पूछा गया कि आप जो है जांच करके बताइए। उसके बाद देखिए चार धाम प्रोजेक्ट के बारे में देखते हैं। तो देखिए ये प्रोजेक्ट को जो है 900 किलोमीटर ऑफ नेशनल हाईवे को हम यहाँ पे जो है चौड़ा कर रहे हैं, जो कि बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री को कनेक्ट करता है। ठीक है, और करीब 12,000 करोड़ रुपए की कॉस्ट लग रही है इस चीज़ में, और इस हाईवे को हम चार धाम महामार्ग ही बोलेंगे। ठीक है, चार धाम हाईवे या चार धाम महामार्ग बोलेंगे। एंड द हाईवे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट विल बी कॉल्ड चार धाम महामार्ग विकास परियोजना। ठीक है, तो चार धाम हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इसको नाम दिया गया है। अब बात किया जाए कि 10 मीटर चौड़ाई को लेकर के सरकार के द्वारा क्या आर्गूमेंट दिया गया। तो देखिए ये कहा गया कि जो ये आर्मी है तो चाइना के साथ हमारा डिस्प्यूट है ही, तो जो आसपास के जो एरिया हैं तो वहाँ आर्मी जो है अपनी हैवी व्हीकल्स ले आ सके, अपनी मशीनरी, वेपन्स, मिसाइल, टैंक, ट्रूप्स या फूड सप्लाईज वगैरह ले आ सके, इसलिए हम ये जो रोड है वो चौड़ा करना चाहते हैं।
अब बात करते हैं कि क्या जो इसका विरोध कर रहे हैं उनका क्या कहना है कि कैसे ये हमारे इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट करता है। तो लार्ज स्केल कंस्ट्रक्शन वर्क इन हिली टेरेन इज़ अ रेसिपी फॉर द डिजास्टर। तो ये कहा जा रहा है कि अगर हम कंस्ट्रक्शन वर्क ज़्यादा करेंगे अगर हिली एरियाज़ में, तो कहीं ना कहीं हम यहाँ डिज़ास्टर का खतरा रहता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो पत्थर हैं वो गिरने लगेंगे, लैंडस्लाइड्स होने लगेगा, और जो पेड़ है वो गिरने लगेंगे। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये बताई जा रही हैं। द प्रोजेक्ट वॉज बीन एग्जीक्यूटेड बाई पासिंग मैंडेटरी इन्वायरमेंट क्लियरेंस एंड इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट प्रोसीजर्स। और उसके अलावा ये प्रोजेक्ट जो है बिना किसी इन्वायरमेंट क्लियरेंस के जो है पास किया गया था, ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं। और करीब करीब 25,000 पेड़ जो हैं वो काटे गए हैं इस प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, और जो कि इकोलॉजिकल सेंसिटिव जो जोन है उसमें आता है, तो इसीलिए ये बहुत चिंता का विषय है। सिंस वाइडर कैरीवेज शुड वुड एक्वायर मोर एक्सकावेशन एंड ब्लास्टिंग। ठीक है, अगर मान ली चौड़ीकरण करना है तो वहाँ पे ब्लास्टिंग वगैरह भी जो है, खुदाई वगैरह करना पड़ेगा। पर्पज ऑफ हैविंग एन ऑल वेदर हाईवे में बी कंप्रोमाइज सिंस द टोपोग्राफी वुड बिकम दैट मोर सेंसिटिव टू बी स्लिपेज एंड लैंडस्लाइड। तो ये बताया जा रहा है कि जब चौड़ा किया जाएगा, तो जैसे ब्लास्टिंग वगैरह करके चौड़ा किया जाएगा, पत्थर काट के चौड़ा किया जाएगा, तो वहाँ पे जो है लैंडस्लाइड का खतरा जो है वो बहुत बढ़ जाता है। तो ये जो है वैसे भी इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन में आता है, तो इसलिए इसका विरोध हमें देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में। द फाइनेंशियल सेलिब्रेशन ऑफ पार्लियामेंट अकाउंट कमेटी वर रिसेंटली हेल्ड। देखिए जो पार्लियामेंट की पब्लिक अकाउंट कमेटी है, तो इसके इस्टेब्लिशमेंट को लेकर के जो है सेलिब्रेशन जो है वो कंडक्ट किया गया। देखिए ये जो है हर साल बनाई जाती है। फॉर्म एवरी ईयर विद स्ट्रेंथ ऑफ नॉट मोर देन 22 मेंबर्स। तो जो है मैक्सिमम इसमें केवल 22 मेंबर्स रहते हैं, जिसमें से 15 जो होते हैं वो लोकसभा के सदस्य होते हैं, और जो 7 होते हैं वो राज्यसभा के सदस्य होते हैं। और जो यहाँ जो इसके मेंबर्स होते हैं, जो सदस्य होते हैं, उनका जो टर्म ऑफ ऑफिस होता है वो 1 साल का होता है। और जो पब्लिक अकाउंट कमेटी के जो चेयरमैन हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं स्पीकर के द्वारा। ठीक है, तो लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं उनके द्वारा पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन को अपॉइंट किया जाता है। 1967 तक जो है वो जो चेयरमैन होते थे कमेटी के, वो अपोजिशन पार्टी से सेलेक्ट किए जाते थे। ठीक है, जो विरोधी दल जो है वो वहाँ उसमें से जो है सेलेक्ट किया जाता था कि कौन चेयरमैन होगा पब्लिक अकाउंट कमेटी का। लेकिन उसके बाद से जो है अब लोकसभा के स्पीकर जो है वो सेलेक्ट करते हैं। इसका जो मुख्य फंक्शन है इज़ टू एग्जामिन द ऑडिट रिपोर्ट ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो कैग जो अपनी रिपोर्ट सबमिट करते हैं पार्लियामेंट में, तो ये इनके रिपोर्ट को जो पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है वो कैग के रिपोर्ट को एग्जामिन करती है। अब बात करें क्या लिमिटेशन है पीएफसी पे, तो इट कैन नॉट इंटरवीन इन द क्वेश्चन ऑफ पॉलिसी। तो पॉलिसी के मैटर में जो है ये इंटरवीन जो है नहीं कर सकती है। इट कैन कीप अ टैब ऑन द एक्सपेंसेस ओनली आफ्टर दे आर इनकर्ड। इट हैज़ नो पावर टू लिमिट एक्सपेंसेस। तो जो भी खर्च किए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, इस पे केवल एक आई रख सकती है, और उस लिमिटेड को जो एक्सपेंसेस हैं उनको लिमिट नहीं कर सकती है। इसके पास ये पावर नहीं है कि उस एक्सपेंसेस को जो है वो लिमिट कर सके। उसके अलावा जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें भी ये इंटरवीन जो है हस्तक्षेप नहीं कर सकती है डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में। एनी रिकमेंडेशन दैट इज कमिटी मेक्स इज ओनली एडवाइजरी। और जो भी पब्लिक अकाउंट कमेटी के द्वारा जो भी रिकमेंडेशन दी जाएगी वो सिर्फ और सिर्फ एडवाइजरी होगी, कंपलसरी नहीं होगी। दे कैन बी इग्नोर्ड बाय द मिनिस्ट्री। और मिनिस्ट्रीज के द्वारा, सीधी बात है एडवाइजरी है तो मिनिस्ट्री उसको इग्नोर भी कर सकती है। इट इज़ नॉट वेस्टेड विद द पावर ऑफ डिसअलाउंस ऑफ एक्सपेंडिचर बाय द डिपार्टमेंट। और उसके अलावा ये ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कोई एक्सपेंडिचर किया जा रहा है सरकार द्वारा और ये कमेटी उसको रोक दे, उसकी डिसअलाउ कर दे उस चीज़ को लेकर के, तो ऐसा ये नहीं कर सकती, इसके पास पावर नहीं है। सिर्फ ये एक तरह से एडवाइस देने के लिए है। ठीक है, तो ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, ये ऑर्डर वगैरह इशू नहीं कर सकती, और जो भी डिसीजन होगा पार्लियामेंट का डिसीजन जो है वो यहाँ पे फाइनल होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है यूएपीए, जिसको हम अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट भी बोलते हैं। तो देखिए रिसेंटली जो है यूनियन होम मिनिस्ट्री के द्वारा जो है डाटा रिलीज़ किया गया, और जिसमें कहा गया कि नियरली 57% ऑफ दोज अरेस्टेड इन द कंट्री अंडर यूएपीए बिटवीन 2018 एंड 2020 वर बिलो 30 ईयर्स। तो करीब 2018 से 20 के बीच में जो है जितने लोग अरेस्ट हुए हैं यूएपीए के अंडर में, उनकी उम्र जो है वो 30 साल से कम है। और उसमें उत्तर प्रदेश में जो लोग अरेस्ट हुए हैं जिनकी उम्र 30 साल से कम है, उनकी संख्या 9 से 31 है। सबसे ज़्यादा लोग जो है यूपी में अरेस्ट हुए हैं जिनकी एज जो है 30 से कम है, इनके ऊपर यूएपीए जो एक्ट है, एंटी टेरर लॉ एक्ट, ये लगा हुआ है। बट ऑल्सो 70% ऑफ द टोटल अरेस्ट मेड इन द स्टेट अंडर यूएपीए ओवर द पीरियड वर इन द सब 30 एज ग्रुप। और कहीं ना कहीं जो 70% का जो अरेस्ट हमें देखने को मिला है, तो वो 30 के आसपास के एज ग्रुप में ही हमें देखने को मिला है।
तो देखिए UAPA जो है 1967 में पास किया गया था। द लॉ एम्स एट इफेक्टिव प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटी इन इंडिया। जो भी अनलॉफुल एक्टिविटीज़ होती हैं, जो टेरर से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ हैं, टेरर फंडिंग वगैरह है, या टेरर को बढ़ावा देना, आतंकवाद को बढ़ावा देना, या आतंकवाद के लिए फंडिंग करना, तो ये सब चीज़ों को जो है ये प्रिवेंट करने की बात करता है। द एक्ट असाइंस एब्सोल्यूट पावर टू सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो केंद्र सरकार को जो है ये एक एब्सोल्यूट पावर जो देता है, बाई वे ऑफ विच इफ द सेंट्रल डीम्स एन एक्टिविटी एज अनलॉफुल देन इट मे बाई वे ऑफ एन ऑफिशियल गजट डिक्लेयर्ड सो। तो अगर केंद्र सरकार चाहे कि वो किसी भी एक्टिविटी को जो है अनलॉफुल डिक्लेयर कर सकती है एक ऑफिशियल गैजेट जारी करके, ठीक है। तो इसमें डेथ पेनाल्टी तक की पनिशमेंट है, उसके अलावा लाइफ प्रिजनमेंट भी दिया जाता है, ठीक है। तो सबसे जो हाईएस्ट पनिशमेंट है उसमें डेथ पेनाल्टी भी जो है वो दिया जा सकता है। अंडर UAPA बोथ इंडियन एंड फॉरेनर्स नेशनल कैन बी चार्ज। तो चाहे वो भारतीय हों चाहे वो विदेशी हों, तो दोनों को UAPA के अंडर में चार्ज किया सकता है। इट विल बी एप्लीकेबल टू ऑफेंडर्स इन द सेम मैनर इवन इफ द क्राइम इज कमिटेड टू ए फॉरेन लैंड आउटसाइड इंडिया। तो मान लीजिए कि कोई इंडियन है, वो बाहर जाके अगर क्राइम कर रहा है, बाहर जाके वो टेरर फंडिंग करता है, कुछ करता है, तो उसके ऊपर भी जो है UAPA लगाया जा सकता है, भले ही वो बाहर के लैंड में हो तो क्या हुआ, ठीक है, अगर वो इंडियन है तो। अंडर UAPA इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कैन फाइल ए चार्जशीट, ठीक है। जो भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो एक चार्जशीट फाइल करेगी, और उसके लिए टाइम लिमिट जो है वो सिर्फ और सिर्फ 180 दिन का दिया गया है, ठीक है। तो अरेस्ट होने के 180 दिन के अंदर जो है वो चार्जशीट फाइल करना पड़ेगा। लेकिन जो अगर मान लीजिए कि इसको अगर एक्सटेंड और करना है और अगर टाइम लेना है, तो इसको जो कोर्ट है, सिर्फ कोर्ट जो है उस टाइम को एक्सटेंड कर सकती है, नहीं तो 180 दिन में आपको रिपोर्ट सबमिट करना ही पड़ेगा। बात करें 2019 के अमेंडमेंट की, तो एक्ट जो है ये एम्पावर करता है डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो NIA है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो इसके डायरेक्टर जनरल को ये एक्ट जो है एम्पावर करता है टू ग्रांट अप्रूवल और ऑफ सीजर और अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी व्हेन द केस इन्वेस्टिगेटिंग बाय द सेड एजेंसी। तो अगर मान लीजिए इनके द्वारा जो है अगर कोई केस विवेचना की जा रही है, ठीक है, जांच किया जा रहा है, तो उस समय NIA के जो डायरेक्टर जनरल होंगे उनके पास ये पावर है कि उस पर्सन के जो प्रॉपर्टी वगैरह है उसको सीज कर सकते हैं। द एक्ट एम्पावर्स द ऑफिसर्स ऑफ द NIA ऑफ द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर, ठीक है, जो भी इंस्पेक्टर रैंक के होंगे या उसके ऊपर के होंगे, तो टू इन्वेस्टिगेट केसेस ऑफ टेररिज्म इन एडिशन टू दोज कंडक्टेड बाय द DSP और ACP। तो पहले जो है अगर मान लीजिए अगर टेररिज्म का चार्ज लगा हुआ है, तो इन सब केसेस को जो है वो DSP या ACP के ऊपर के रैंक के अधिकारी जो है वो देखते थे। लेकिन इसमें जब 2019 में संशोधन किया गया, तो ये कहा गया कि NIA के जो इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी हैं वो भी टेररिज्म से संबंधित जो जाँच है उसकी विवेचना कर सकते हैं। इट ऑल्सो इंक्लूडेड द प्रोविजंस ऑफ डेजिग्नेटिंग एन इंडिविजुअल टेररिस्ट। उसके अलावा ये भी इसमें प्रोविज़न जो है इंक्लूड किए गए कि जो टेररिस्ट की एक डेफिनेशन होगी वो क्या होगी, ठीक है, कैसे किसी हम इंडिविजुअल को जो है टेररिस्ट डेजिग्नेट कर सकते हैं। इसमें भी जो प्रोविजंस हैं 2019 में ऐड किए गए। दिल्ली हाई कोर्ट डिफाइंस द कंटूर ऑफ UAPA। अब देखिए जून 2021 में क्या हुआ कि डिलीवरिंग ए जजमेंट डिफाइनिंग द कंटूर्स ऑफ अदरवाइज द वॉक सेक्शन 15 ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967, द दिल्ली हाई कोर्ट लेड डाउन सम इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स अपॉन द इम्पोजिशन ऑफ सेक्शन 15, 17, 18 ऑफ द एक्ट। देखिए दिल्ली हाई कोर्ट ने एक जजमेंट में कहा कि अगर आपको 15, 17 और 18 जो ये सेक्शन हैं UAPA के, अगर आपको 15, 17 और 18 ये एक्ट अगर आप किसी को ऊपर लाना है, तो कुछ जो है आपको प्रिंसिपल्स को फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप लगा सकते हैं। तो सेक्शन 15 बात करता है टेररिस्ट एक्ट की, ठीक है। सेक्शन 17 बात करता है अगर आप टेररिस्ट एक्ट को प्रमोट करने के लिए आप फंड वगैरह रेज करते हैं। और सेक्शन 18 जो है पनिशमेंट है फॉर कॉन्स्पिरेसी टू कमिट अ टेररिस्ट एक्ट और एनी एक्ट प्रिपेरेटरी टू कमिट टेररिस्ट एक्ट। तो कोई भी आप अगर प्लान बनाते हैं या टेररिस्ट से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, तो उसके लिए जो पनिशमेंट है वो सेक्शन 18 में दिया गया है। अब देखते हैं क्या ऑब्जर्वेशन दिया जाता है कोर्ट के द्वारा। तो टेररिस्ट एक्ट शुड नॉट बी यूज लाइटली टू ट्रेवलाइज देम। तो लाइटली जो मान लीजिए कोई सरकार के विरोध में बोल रहा है तो उसके ऊपर टेररिस्ट एक्ट नहीं यूज़ किया जाना चाहिए। टेररिस्ट एक्टिविटीज दैट विच ट्रेवल बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज। टेररिस्ट एक्टिविटी वो होती है जो कि लॉ जो इन्फोर्समेंट एजेंसी हैं उनकी कैपेसिटी से बाहर हो, टू डील विथ, ताकि हम मीन्स ऐसी एक्टिविटी जो कि हम ऑर्डिनरी जो लॉज हैं हमारे उसके अंडर हम डील नहीं कर सकते, तो हम उसको UAPA के अंडर में डील करेंगे। तो ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया था हितेंद्र विष्णु ठाकुर के केस में। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर से। तो रिसेंटली देखिए जो इंडोनेशिया का जो इलाका है, जो ईस्टर्न इंडोनेशिया का इलाका है, वहाँ पे 7.3 मैग्नीट्यूड का जो अर्थक्वेक है वो हमें देखने को मिला है, और जिसका जो एपिसेंटर यानी जो
जो उस भूकंप का जो केंद्र था वो फ्लोरस सी के पास में था, ठीक है, जो कि पड़ता है ईस्ट नोसिया टैंगरा प्रोविंस के नॉर्थ में, ठीक है। तो फ्लोरस सी इसका एपिसेंटर था। अब बात करें कि इंडोनेशिया जो है वो वहाँ यहाँ इतने अर्थक्वेक वगैरह क्यों आते रहते हैं, तो देखिए जो इंडोनेशिया है वो जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का जो इलाका है, रिंग ऑफ फायर जिसको हम बोलते हैं, तो इंडोनेशिया उस एरिया में पड़ता है। वेयर मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स वॉल्केनिक इरप्शन अकर, जहाँ पे ज़्यादातर जो वॉल्केनिक इरप्शंस हैं वो इस एरिया में हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इस एरिया में ज़्यादा एक्टिविटीज़ जो होती हैं, लेकिन देखिए इंडोनेशिया हैज़ हिट हार्ड ड्यू टू इट्स पोजीशन ऑन ए लार्ज ग्रिड ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। देखिए ज़्यादातर जो टेक्टोनिक प्लेट्स जहाँ ज्वाइन करते हैं, जहाँ एक आपस में जो कंबाइन करते हैं, या एक आसपास होते हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा प्लेट्स का मूवमेंट होता है, जिसकी वजह से हमें भूकंप देखने को मिलता है, ठीक है। तो इंडोनेशिया जो है वो एक मीटिंग पॉइंट है। यहाँ पे 3 मेजर जो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हैं, 3 जो बड़े बड़े जो प्लेट्स हैं वो यहाँ मिलते हैं, ठीक है। तो जो पैसिफिक प्लेट है हमारा, और जो यूरेशियन प्लेट है, और इंडो ऑस्ट्रियन प्लेट। तो ये जो पैसिफिक, यूरेशियन और इंडो ऑस्ट्रियन प्लेट है, ये इंडोनेशिया जो है उसका तीनों का मीटिंग पॉइंट है। और कुछ स्मॉलर प्लेट्स भी हैं, जैसे जो फिलीपीन का प्लेट है वो भी यहाँ पे वो भी ज्वाइन करता है। और इसी वजह से क्या होता है कि हमें सेवरल वॉल्केनोज जो हैं वो इंडोनेशियन आइलैंड पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। वो हमेशा जो है इरप्ट होते रहते हैं। तो करीब करीब जो है 400 वॉल्केनो यहाँ प्रेजेंट हैं, जिसमें से 127 जो हैं वो अभी करंटली जो है वो एक्टिव है, ठीक है। तो यहाँ पे पूरे दुनिया के 1/3 जो वॉल्केनो है वो यहीं पे प्रेजेंट हमें देखने को मिलते हैं। अब बात करें कि रिंग ऑफ फायर क्या होता है, तो देखिए रिंग ऑफ फायर जो है पैसिफिक रीजन को बोलते हैं, जहाँ पे 450 वॉल्केनो जो हैं वो प्रेजेंट हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग 3 ऑफ द वर्ल्ड 4 मोस्ट एक्टिव वॉल्केनोज। उसमें से जो दुनिया में जो सबसे 4 एक्टिव वॉल्केनोज हैं, उसमें से 3 सबसे मोस्ट एक्टिव वॉल्केनोज जो हैं वो यहीं पैसिफिक रीजन, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो माउंट सेंट हेलेनस जो कि यूएसए में है, माउंट फूजी जो कि जापान में है, और माउंट पिनाटुबो जो कि फिलीपींस में है, ठीक है। और इट ऑल्सो समटाइम्स कॉल्ड द सरकम पैसिफिक बेल्ट, तो इसको कभी कभी सरकम पैसिफिक बेल्ट बोलते हैं। अराउंड 90% ऑफ द वर्ल्ड अर्थक्वेक अकर इन द रिंग ऑफ फायर, तो दुनिया का जो 90% जो भूकंप है वो रिंग ऑफ फायर के इलाके में आता है। एंड 80% ऑफ द वर्ल्ड लाइज अर्थक्वेक, और पूरे वर्ल्ड के जो है 80% सबसे बड़े भूकंप जो है वो इस इलाके में हमें देखने को मिलते हैं। अब लोकेशन की बात करें तो इट स्ट्रेचेज अलॉन्ग विद द पैसिफिक ओशन कोस्ट लाइन, पैसिफिक ओशन की कोस्ट लाइन से लेकर के वेयर द पैसिफिक प्लेट ग्राइंड्स against another smaller tectonic plates that form the earth crust, such as the Philippine Sea Plate and the Cocos and Nazca plates at the line the edge of the Pacific Ocean। तो देखिए करीब 40,000 किलोमीटर की जो हॉर्स शू शेप की रिंग लूप है फ्रॉम न्यूजीलैंड टू चील, जो कि पास करती है थ्रू द कोस्ट ऑफ एशिया और अमेरिका, तो वो इसी एरिया में पड़ती है। अब इसका रिस्क देखते हैं। तो पीपल मोस्ट एट द रिस्क फ्रॉम एक्टिविटी इन द रिंग ऑफ फायर आर इन द यूएस वेस्ट कोस्ट, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो अफेक्टेड रीजन है वो यूएस वेस्ट कोस्ट हो गया, ठीक है, चिली हो गया, जापान और आइलैंड नेशंस इंक्लूडिंग द सोलोमन आइलैंड, जो कि यहाँ पे सोलोमन आइलैंड में भी ये खतरा हमें देखने को मिलता है। दीज आर मोर रिस्क बिकॉज दे लाई ऑन द सो कॉल्ड सबडक्शन जोन, तो ये सबडक्शन जोन वाले इलाके में आते हैं जहाँ पे हमें प्लेट्स का कोलिजन सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ प्लेट्स का जितना बहुत ज़्यादा कोलिजन होता है, इसकी वजह से भूकंप यहाँ ज़्यादा आता है। अब बात करें कैसे ये जो रिंग ऑफ फायर है ये कैसे फॉर्म हुआ, कैसे बना, तो देखिए रिंग ऑफ फायर जो है वो सबडक्शन ऑफ ओशनिक टेक्टोनिक प्लेट्स बीनीथ लाइटर कॉन्टिनेंट प्लेट्स। मीन्स क्या हुआ कि जो भारी प्लेट थी, तो भारी प्लेट जो है वो हल्की प्लेट जो है वो क्या हुआ कि भारी प्लेट के अंदर जो है वो चला गया, तो उसी सबडक्शन की वजह से जो है ये हमें फॉर्म देखने को मिला। और उसी में जब मूवमेंट होता है, जब घर्षण होता है दोनों के बीच में, ठीक है, तो उसी वजह से हमें ये भूकंप देखने को मिलता है। द एरिया वेयर दिस टेक्टोनिक प्लेट्स मीट इज कॉल्ड सबडक्शन जोन, जहाँ ये सभी जो एरिया होंगे जहाँ पे ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं अलग जहाँ वो मीट करते हैं, तो उसी एरिया को हम सबडक्शन जोन बोलेंगे। और उसी एरिया में जो है रिंग ऑफ फायर हमें दिखता है, प्रेजेंट है। द वर्ल्ड डीपेस्ट अर्थक्वेक हैपन्स इन सबडक्शन जोन, ठीक है। तो वर्ल्ड के जो भी बड़े बड़े अर्थक्वेक्स हैं वो सबडक्शन जोन में होते हैं। ऐसा एरियाज एज टेक्टोनिक प्लेट्स स्क्रैप अगेंस्ट ईच अदर एंड द रिंग ऑफ फायर हैज़ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ सबडक्शन जोन। और जो रिंग ऑफ फायर का इलाका है वो पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो सबडक्शन जोन है वो यहीं पे प्रेजेंट है। बात करें कि रिंग ऑफ फायर जो है वो अर्थक्वेक को ट्रिगर ही क्यों करता है। द वर्ल्ड्स
डीपेस्ट अर्थक्वेक हैपन्स इन सबडक्शन जोन्स एरियाज टेक्टोनिक प्लेट्स क्रैप अगेंस्ट ईच अदर। देखिए यहाँ पे जो है उस घर्षण की वजह से, जैसे यहाँ पहले बताया, तो उस घर्षण की वजह से जो है हमें ये देखने को मिलता है। उसकी वजह से एक एनर्जी जो है रिलीज होती है फ्रॉम द अर्थ मॉल्टन कोर, अर्थ के कोर से जो है उस घर्षण की वजह से एक एनर्जी रिलीज होती है। इट फोर्सेज टेक्टोनिक प्लेट्स टू मूव एंड दे क्रैश अप अगेंस्ट ईच अदर। ठीक है, तो वो उसकी वजह से उस जो यहाँ से जो फोर्स रिलीज हुई, एनर्जी रिलीज हुई, उसकी वजह से वो मूवमेंट होता है और आपस में वो टकराते हैं, क्रैश करते हैं, फ्रिक्शन कॉज करते हैं। The friction causes a build-up energy, and when this energy is finally released, is cause an earthquake। बाद में जब एनर्जी रिलीज होती है तो उसी वजह से टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करते हैं, अर्थक्वेक भूकंप जो है वो आता है। इफ़ दिस हैपन द सी, इट कैन कॉज सुनामी। और यही अगर समुद्र में हो, ठीक है, समुद्र के साथ हो, तो वहाँ पे हमें सुनामी देखने को मिलेगा। टेक्टोनिक प्लेट्स यूजुअली ओनली मूव ऑन एवरेज फ्यू सेंटीमीटर ईच ईयर। और ये टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, ये हर साल कुछ सेंटीमीटर जो है वो बढ़ते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। बट व्हेन अर्थक्वेक स्ट्राइक्स, लेकिन जब ये अर्थक्वेक आता है, भूकंप आता है, तो ये बहुत स्पीडली जो है मूव करते हैं एंड कैन मूव एट सेवरल मीटर पर सेकेंड। और कभी कभी तो ये कई मीटर जो है पर सेकेंड की रफ्तार से मूव कर जाते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।